Welcome back to Simply Tutor classes. In today's class, we will start our next topic, and the name of the topic is Economics of Scale. अगर हम इकोनॉमी की लैंग्वेज में जाने ना, आम लोग जो इकोनॉमी को समझते हैं वो मानते हैं कि इकोनॉमी टिकाऊ सस्ता, किसी भी चीज़ को जो सस्ती होगी डेट बोलते हैं ना हम कि वो इकोनॉमी क्लास है, इकोनॉमी की वो हर कोई उसे अफोर्ड कर सकता है। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने से पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमी ऑफ स्केल। मतलब इकोनॉमी ऑफ स्केल एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर अगर प्रोडक्शन का स्केल बढ़ा दिया जाए तो उससे पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है? क्योंकि देखिए, हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ सिर्फ हमारी वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आता है, लेकिन जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। अब एक कॉस्ट कांस्टेंट रही और वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी तो ओवरऑल कॉस्ट पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या बताता है? व्हेन वी इंक्रीज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन देन क्या होगा? देन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ फैक्टर इनपुट्स गॉट डिमिनिशिंग, मतलब वो कम होने लग जाती है। ठीक है। अब इकोनॉमी ऑफ स्केल को ना हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और वो 2 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक है हमारी इंटरनल इकोनॉमी और एक होती है हमारी एक्सटर्नल इकोनॉमी। इंटरनल इकोनॉमी क्या होता है? जब इकोनॉमी ऑफ स्केल का फ़ायदा सिर्फ एक सिंगल फॉर्म को हो। ठीक है, मतलब अगर एक सिंगल फॉर्म के प्रोडक्शन में चेंज करें और उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम आए तो वो हो जाता है इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल। और एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल की हम बात करें तो जब सारी की सारी फॉर्म्स में एक साथ चेंज आएगा तो वो और उससे पर यूनिट कॉस्ट कम होगी तो वो होगा एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल वाली सिचुएशन कब आएगी? जब सारी की सारी फॉर्म, या हम बात कर सकते हैं इंडस्ट्री, अपना प्रोडक्शन का स्केल इंक्रीज़ कर दे जिससे पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम हो जाए, वो हो जाएगा एक्सटर्नल इकोनॉमी। अब आपने ये तो समझा इंटरनल इकोनॉमी क्या हुआ और एक्सटर्नल इकोनॉमी। अब इंटरनल इकोनॉमी मैंने आपको बताया, इंटरनल इकोनॉमी को भी फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारा रियल इकोनॉमी और दूसरा होता है पेक्यूनियरी इकोनॉमी। रियल इकोनॉमी क्या होता है? जब एक इकोनॉमी, ठीक है, क्या करती है? रियल इकोनॉमी का मतलब है कब अराइज होता है? व्हेन अ फॉर्म रिड्यूस इट्स फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इनपुट। कि मतलब फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इनपुट जो हो गया, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इनपुट की बात करें, मतलब जब हम एक प्रोडक्ट को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं ना। इनपुट हो जाते हैं हमारे फैक्टर रिसोर्सेज। फैक्टर रिसोर्सेज बोले तो रॉ मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस, कैपिटल एट्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या है कि फर्म क्या कर रही है? भाई प्रोडक्ट तो उतना ही बना रही है लेकिन इतना एफिशिएंटली काम कर रही है कि रॉ मटेरियल कम यूज़ हो रहा है, लेबर कम यूज़ हो रही है, कैपिटल को बेहतर तरीके से यूज़ किया जा रहा है, तो वो हो जाता है रियल इकोनॉमी। अब रियल इकोनॉमी कैसे कैसे पॉसिबल है? रियल इकोनॉमी वाली सिचुएशन देखिए, इकोनॉमी ऑफ स्पेशलाइजेशन और लेबर इकोनॉमी। देखिए, इकोनॉमी ऑफ स्पेशलाइजेशन और लेबर इकोनॉमी का क्या मतलब है कि जब आप काम ही स्पेशलाइज लेबर से कराएंगे तो एक तो वेस्टेज कम होगी, काम ज़्यादा होगा और आपके रिसोर्सेज की भी बचत होगी और काम जल्दी भी होगा और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट यही बताया गया, इकोनॉमी ऑफ स्पेशलाइजेशन और लेबर इकोनॉमी। सेकंड पॉइंट बताया गया इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिविजुअलिटी और टेक्निकल इकोनॉमी। यहाँ पर टेक्निकल इकोनॉमी का बात करें तो यहाँ पर जैसे कि हमारा मशीन हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है, अलग अलग तरह का। तो यहाँ पर क्या है कि हमने टेक्नोलॉजी में चेंज किया, टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई और पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई। और यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं एक बड़ी फॉर्म होती है जो कि बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रही होती है, वो अपना रिसोर्सेज हैं क्या जो भी है वो मशीन है, प्लांट है, वो यूज़ करती है। यहाँ पर जो फॉर्म होती है ना वो डायमेंशन, मतलब अपना साइज़ बढ़ा लेती है, प्रोसेसेस और बाय प्रोडक्ट्स। जैसे होता है ना कि कोई प्रोडक्ट है उसका जो
मतलब प्रोडक्ट बनाने के बाद जो स्क्रैप बचा उस स्क्रैप को यूज़ करके एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर देना, फिर उसे मार्केट में सेल कर देना, डैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट का यूज़ करके कि टेक्निकलिटीज़ को यूज़ करके एक तो पर यूनिट कॉस्ट को कम करना और इस तरीके से प्रोडक्ट बनाना कि जो हमारा स्क्रैप मटेरियल है उसे भी यूज़ किया जा सके और उसे मार्केट में सेल किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है। यहाँ पर ये जो भी मैं टर्म यूज़ कर रही हूँ, मतलब इसकी वजह से हमारी कॉस्ट कैसे कम हो रही है और हम कैसे फॉर्म को फ़ायदा हो रहा है। देखिए, अगर एक फॉर्म लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती होती है तो उसे मार्केटिंग इकोनॉमी का भी फ़ायदा होता है। 10 प्रोडक्ट के लिए भी वही मार्केटिंग पे खर्चा कर रहे हो, 1000 प्रोडक्ट के लिए भी वही मार्केटिंग पे खर्चा कर रहे हो, तो अल्टीमेटली मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाती है। तो यही है, इफ़ फॉर्म जो कि बहुत लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रही होती है वो मार्केटिंग और सेलिंग इकोनॉमी का फ़ायदा कैसे उठा सकती है। सेम एडवर्टीजमेंट, सेम R&D, सेम डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर, और उससे पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेंट्री इकोनॉमी का क्या मतलब है। इन्वेंट्री इकोनॉमी कि अगर फॉर्म लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर रही है तो वो लार्ज स्टॉक मेंटेन करेगी रॉ मटेरियल का, ठीक है। और इससे दो चीज़ों का फ़ायदा होगा। एक तो ये होता है ना, कई बार सप्लाई नहीं आती पीछे से और उस टाइम पर स्टॉक के प्राइस बढ़ जाते हैं, वो टेंशन ख़त्म कि हमारे पास अभी बल्क में है तो वो कि कभी सप्लाई रुकेगी फिर प्राइस बढ़ जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा प्याज टमाटर के रेट अचानक मार्केट में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी बल्क में होंगे तो फिर क्या ही टेंशन है। दूसरी चीज़ हम बात कर सकते हैं कि जब हम बल्क में परचेज़ करते हैं तो जो डीलर होता है उस टाइम पर वो हमें क्या पे कर देता है, वो हमें डिस्काउंट वगैरह दे देता है कि आपने इतना सारा बल्क में किया तो आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर और एक चीज़ और, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इतने सारे खर्चे जब हमारे बच रहे हैं तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्ट की कम आएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है। अगर कोई कंपनी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रही होती है तो ऐसी कंपनी अफोर्ड कर सकती है हाईली स्किल्ड मैनेजर्स को, एफिशिएंट भी बोल सकते हैं और हाईली स्किल्ड मैनेजर को। एक एक्सपर्ट मैनेजर को जब एक अपॉइंट करती है कंपनी किसी भी अपने एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, तो वो एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से देखता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जो मैनेजरियल कॉस्ट है वो कम हो जाती है और प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद आता है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट इकोनॉमी। बड़ी फॉर्म होगी तो उसके अपने ट्रांसपोर्ट के साधन होंगे, स्टोरेज हाउसेज होंगे, गोडाउन फैसिलिटीज़ होगी, रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट रखने के लिए गोडाउन्स होंगे। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट जब मार्केट में मान लो प्राइसेस गिरे हुए हैं तो वो अपने प्रोडक्ट बेचेगा ही नहीं मार्केट में। वो क्या वेट करेगा कि प्राइस कब उठेंगे तब वो बेचेगा। तो उससे भी वो अपना इकोनॉमी का फ़ायदा उठा सकता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल का। उसके बाद है रिस्क बियरिंग इकोनॉमी। यहाँ पर रिस्क बियरिंग इकोनॉमी का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है, देखिए जो लार्जर इकोनॉमिक्स होती है ना उनके अंदर एक बेनिफिट हो जाता है रिस्क को ज़्यादा से ज़्यादा बियर करने का, ठीक है। और वो कैसे होता है कि कंपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होती है कि सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बना रही, 4 प्रोडक्ट बना रही है। मान लो कोई एक प्रोडक्ट अगर लॉस भी दे दे तो बाकी के 3 प्रोडक्ट हो सकता है प्रॉफिट दे दे। तो यही होता है कि जितनी बड़ी फॉर्म होगी उसकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ये था एग्जाम्पल किसका, रियल इकोनॉमी का। अब हम सेकंड बात करते हैं पेक्यूनियरी इकोनॉमी। पेक्यूनियरी इकोनॉमी क्या होता है, जब फॉर्म के प्राइस कम तो होते हैं, ठीक है, कब कम होते हैं, जब एक फर्म अपने प्राइसेस कम कर देती है प्रोडक्शन इनपुट के एंड टू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। दो चीज़ों के प्राइस कम किए हैं, प्रोडक्शन इनपुट जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज हाउसेस, इंश्योरेंस, कैरिंग कॉस्ट, ये सारे हमारे हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और साथ में मार्केटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर फॉर्म क्या कर रही है, रॉ मटेरियल को लो प्राइस पर ले रही है, ठीक है। क्यों ले रही है, क्योंकि लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर रही है। लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर रही है तो पर यूनिट कॉस्ट बच जाएगी।
बल्क में मटेरियल परचेज किया, एक तो डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट मिलने के साथ साथ दूसरा क्या होगा, कम रेट पर भी सामान मिल तो रहा है और साथ में स्टोरेज कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी। तो यहाँ पर जब हम रॉ मटेरियल को बल्क में परचेज करते हैं तो जैसा कि अभी हमने बात करी, स्पेशल डिस्काउंट मिलेंगे सप्लायर से। अदर फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि मार्केट से फाइनेंस भी कम रेट पर, अगर कोई लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर रही हो तो ना इसे बहुत इजीली लोन मिल जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ती है, डिस्काउंट मिल जाता है अच्छा खासा, एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी पर कमीशन भी मिल जाता है। तो ये था हमारा एग्जांपल पेक्यूनियरी इकोनॉमिक्स का। अब दूसरा मेजर पार्ट करते हैं। हमने इकोनॉमी ऑफ स्केल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक इंटरनल इकोनॉमी और दूसरा था एक्सटर्नल इकोनॉमी। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमी क्या है। देखिए, एक्सटर्नल इकोनॉमी वो ऐसी इंडस्ट्री यहाँ वो थी इंटरनल इकोनॉमी फॉर्म स्पेसिफिक, ये एक्सटर्नल इकोनॉमी है इंडस्ट्री स्पेसिफिक। इंडस्ट्री स्पेसिफिक का मतलब है जब पूरी की पूरी इंडस्ट्री अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती है तो उससे पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्ट की रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ये किस किस टाइप की हो सकती हैं हमारी एक्सटर्नल इकोनॉमीज। फर्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इकोनॉमी ऑफ डिसइंटीग्रेशन का क्या मतलब है? इकोनॉमी ऑफ डिसइंटीग्रेशन ध्यान से पढ़िए। एक फॉर्म जो कि डेवलप्ड इंडस्ट्री में काम करती है वो अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं। डिसइंटीग्रेशन मतलब अलग अलग कर लिया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लो हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। इंजन बनाने का काम एक कंपनी का है, टायर बनाने का काम दूसरी कंपनी का है, बाकी की एसेसरीज बनाने का काम तीसरी कंपनी का है। इसका एग्जांपल मैंने आपको क्लास में भी दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे मारुति का एग्जांपल लेते हैं। मारुति का इंजन और बॉडी मारुति बना रही है। टायर क्या मारुति के बनते हैं? नहीं, टायर परचेज करती है वो किससे? एमआरएफ से। एमआरएफ के टायर लगते हैं और एसेसरी किसी थर्ड कंपनी से। तो ये क्या है? डिसइंटीग्रेशन कर दिया ना। तो जोन सा फॉर्म जिस काम में स्पेशलाइज होगी उसे वो काम दे देंगे। एमआरएफ टायर बनाने में स्पेशलाइज है तो टायर बनाने का काम दे दिया। मारुति इंजन बनाने में सक्सेसफुल है और इंजन के साथ साथ बॉडी बनाने में, तो उसे वो काम दे दिया। सेकंड पॉइंट आता है हमारा इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बोला? इकोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन। इकोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? जैसे कि अगर मान लो कोई कंपनी फॉर्म स्पेसिफिक होती तो उसे अपना इंडिपेंडेंट R&D डिपार्टमेंट खोलना होता। यहाँ पर इंडस्ट्री क्या करती है? सारे के सारे फॉर्म के बिहाफ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है, जिससे इंडिविजुअली R&D का एक्सपेंसेस हर फॉर्म का बच जाता है। तो इससे इकोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन का फ़ायदा मिलता है। इकोनॉमी ऑफ कंसंट्रेशन, नेक्स्ट पॉइंट। डिसइंटीग्रेशन होता है अलग अलग पार्ट में बांटना और कंसंट्रेशन होता है इकट्ठा करना। देखिए, इकोनॉमी ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब है जब एक फॉर्म को क्या मिलता है, जब वो एक प्लेस पर ट्रेंड लेबर हो जाए। ठीक है, एक प्लेस पर इकट्ठा कर दे ट्रेंड लेबर को, बाय प्रोडक्ट्स जो बन रहे, डेवलपमेंट्स प्रोडक्शन के मीन्स बढ़ा दे, कम्युनिकेशन, न्यू इनोवेशन, म्यूचुअल कंसल्टेशन एट अ टाइम ऑफ जनरल क्राइसिस एटसेट्रा। मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया था आईटी हब। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया। ठीक है, ये बड़े आईटी हब्स हैं। यहाँ पर देखिए गुड़गांव में देखिए आईटी सेक्टर अलग से, नोएडा में भी सिमिलर है आईटी सेक्टर। पहले इंडिया में सिर्फ बेंगलोर में था, मतलब अगर हम कुछ साल 10-20 साल पहले की बात करें तो बेंगलोर सबसे बड़ा आईटी हब था। अब अलग अलग जगह पर बन रहा है। पंजाब में मोहाली में आपको आईटी हब में देखने को मिलेगा। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक हब हो गया कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपनीज ज़्यादा हैं। तो जब एक तरह की कंपनीज एक जगह पर होंगी, एक तरह से इंडस्ट्री होगी ना। आईटी इंडस्ट्री कहाँ सेटअप है? गुड़गांव, नोएडा। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप है। फरीदाबाद हो गया, मानेसर हो गया। तो यहाँ पर
इकोनॉमी ऑफ कंसंट्रेशन का फ़ायदा कैसे मिलता है कि जैसे इन सब के लिए एक जैसा रॉ मटेरियल चाहिए, इन सब कंपनीज़ को चलाने के लिए एक जैसी मशीनरीज चाहिए, एक जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एयरपोर्ट पास होना चाहिए, सी पोर्ट चलो लगा लो, वो एयरपोर्ट से हो जाएगा काम, रेलवे स्टेशन पास में होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से अवेलेबल होना चाहिए, सड़कें डैम्स, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो ये इकोनॉमी ऑफ कंसंट्रेशन का फ़ायदा उठा सकती हैं। और उसके बाद आता है इकोनॉमी ऑफ वेलफेयर। देखिए ये कब होता है, जब कोई इंडस्ट्री बहुत सारा वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है अपने स्टाफ के लिए या वर्कर के लिए, तो उस केस में जो एक बड़ी कंपनीज होती हैं ना, वो बेटर वेलफेयर फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं अपने वर्कर्स को, जैसे कि हाउसिंग कॉलोनीज बना देना, लैंड देना कम रेट पर, हेल्थ सेंटर्स देना अपने एम्प्लॉयज़ को, ट्रेनिंग सेंटर्स प्रोवाइड करना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करना। तो ये क्या है, जब ये सब कुछ करेंगे तो एक तरह से इकट्ठा करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी। उसके बाद होता है इकोनॉमीज ऑफ फिजिकल फैक्टर। देखिए जब एक जो इंडस्ट्री है वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करती है, तो अगर हम बात करें फिजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर की, उनकी भी कॉस्ट क्या हो जाती है, उनकी कॉस्ट भी कम करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि इंडस्ट्री वहाँ सेटअप करेगी जहाँ पर इंडस्ट्री से रिलेटेड वेदर फेवरेबल हो, क्लाइमेट जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो, और जो सॉइल है वो फर्टाइल सॉइल हो, मतलब उपजाऊ हो। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल इकोनॉमी। जब एक इंटरनल जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है, जो भी इंडस्ट्री हो गया, तो एक तो देखो बेनिफिट मिलता है इंटरनेशनल इनोवेशन का, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, ग्लोबल परचेजिंग ऑफ टेक्निकल नो हाउ रॉ मटेरियल, इंटरनेशनल डिमांड मैनेजमेंट। और इसके साथ साथ जो कंपनी बनाएगी, जितना बनाएगी वो अपनी कंट्री की डिमांड को फुलफिल करने के बाद जो सरप्लस बचेगा उसे क्या कर देगी, वापस कर देगी। कहाँ वापस कर देगी, उसे वापस कर देते हैं ये, उसे वापस नहीं कर देते, सॉरी, उसे एक्सपोर्ट कर देंगे। और एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगी और बिजनेस एक्सपेंड होगा और यूनिट कॉस्ट अपने आप ही बढ़ेगी। जब आप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करेंगे, बाहर बेचने के लिए करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी और आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल का फ़ायदा मिलेगा। तो हम बात करें, अगर मैं समराइज़ करूँ, इफ़ यू टॉक अबाउट only of a specific firm economy, then it is called internal economy of scale. And we talk about all over the industry where the number of firms work under one industry, then that is and we save the cost by using resources or anything else, then that is called external economy of scale. With this point, our topic economy of scale get completed. I hope this topic is clear to you. Still, if you have any doubt, you can ask your question by putting your query in comment box. Thank you so much.